जी अस्सलाम वालेकुम। कैप्सिक्स आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर 56। आज के लेक्चर में सेल्स बजट हमने कवर किया था, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद बजट को आगे लेके चलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस बजट हमने स्टार्ट किया था। प्रॉफिट एंड लॉस बजट में पहली जो लाइन आइटम, पहला कंपोनेंट जो प्रोबेबली एक अहम कंपोनेंट है, सेल्स बजट, हमने कल प्रिपेयर करना सीखा था। कल के लेक्चर के बाद आपको इस काबिल होना चाहिए कि आपको किसी भी कंपनी के सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, नंबर ऑफ यूनिट्स के बारे में, प्राइस पर यूनिट के बारे में, ग्रोथ रेट के बारे में या इन्फ्लेशन के बारे में, तो आपको इस काबिल होना चाहिए कि उसका सेल बजट नेक्स्ट ईयर का प्रिपेयर कर सकें। क्या आप इस काबिल हैं? कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया? जरा हाथ उठाइए, शाबाश। चलिए, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना था आपने, ऐसा ही है? असाइनमेंट कर लिया, हो गया तो अच्छी बात है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ज़रूरत नहीं। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया वो भी अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं करना। 3 1 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 2 में कोई प्रॉब्लम? 2 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सर, ये कल कर लिया था, 3 करना नहीं था। क्वेश्चन 4 भाईजान, ये इजी था क्वेश्चन। बीटा प्राइवेट लिमिटेड बीपीएल decided deals in manufacturing bed sheets. The management of the company is in phase of preparation of budget for the year 2024. We have produced production capacity 4 million. प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 मिलियन किस काम आती है हमारे? जिससे ऑपरेटिंग कैपेसिटी। हाँ जी बिल्कुल, ये टोटल कैपेसिटी है, शाबाश। पर करंटली द फैक्ट्री इज ऑपरेटिंग एट 60% ऑफ द कैपेसिटी। 68%। इसका मतलब है 4 मिलियन रुपीस है कि 4 मिलियन यूनिट्स है? यूनिट्स है। तो करंटली इस साल फिर इसका कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 68%। द रिजल्ट ये। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ उसने सेल्स हमें टोटल रुपीस में बताई है, लेकिन हम इसे सब डिवाइड कर सकते हैं यूनिट्स में और प्राइस में कर सकते हैं। करके दिखाएं कितने हैं, यूनिट्स कितने हैं और प्राइस कितनी है, यूनिट की जरा कैलकुलेट करें। हमने सेल्स को सब डिवाइड किया यूनिट्स में और प्राइस में, क्यों? ताकि अगर आगे हमें वो इन्फ्लेशन बताता है, ग्रोथ रेट बताता है, इन्फ्लेशन बताता है, उसको हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। तो अगर टोटल सेल्स दी हो और ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो जिससे हम सेल्स को सब डिवाइड कर सके यूनिट्स में और प्राइस में, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? सेल्स को सब डिवाइड कर देना है यूनिट्स और प्राइस में, जैसा कि इसमें आप करें, फौरन करें। ये असूल याद रहेगा, ये असूल याद रखना है, चाहे इस क्वेश्चन में इसकी कोई रेलिवेंस हो या ना हो, लेकिन हमेशा आपने जब सेल्स दी है और इंफॉर्मेशन दी है जिससे सेल्स को यूनिट्स में और प्राइस में सब डिवाइड कर सकते, पर करना है। एडवांस क्वेश्चन में वो आगे चल के इसकी बेस पे कोई एडजस्टमेंट करवाता है आगे फर्दर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फिर क्या करें? देखा, इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय ₹150। आपको पता ही नहीं होगा प्राइस कितनी है, तो कैसे 150 इंक्रीज करेंगे? भाई प्राइस होगी, आ गया ना काम असूल, ठीक है। अच्छा, ये प्राइस इंक्रीज होके 150 हो जाएगी कि 150 से इंक्रीज करनी है? से इंक्रीज करनी है ना। हाँ ठीक है। ये क्या आती है? 1250 प्राइस आती है। हाँ, एड 150 1400। सेल्स आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 25%। यहाँ पे सेल से मुराद क्या है? ना ऐसे नहीं, सेल से मुराद क्वांटिटी सोल्ड, यहाँ पे क्वांटिटी सोल्ड है, ठीक है जी। तो सेल्स क्या है? क्वांटिटी सोल्ड। सेल रिक्वायर्ड प्रोजेक्टेड सेल कैलकुलेशन होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, मज़ाहिर पाकिस्तान की प्रॉब्लम इसमें इजी था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 इजी नहीं होगा। सादिक लिमिटेड, ये तो मुश्किल होगा।
हो कैसे गया? सेल्स 30% कैश सेल्स, बाकी 70%। क्या उससे इंफॉर्मेशन दी है जिससे ब्रेकअप बन सके? तो क्या करना है, असूल क्या है? जब इंफॉर्मेशन दे दे हमें ब्रेकअप की, तो हमने ब्रेकअप करना है फिगर का। ब्रेकअप का मतलब है ना, दो हिस्सों में डिवाइड करना है, दो हिस्सों में डिवाइड करना है। किस लिए? क्योंकि आगे चल के कहीं ना कहीं काम आएगा। जैसे उसने प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिट्स में और प्राइस में सब डिवाइड करवाया ना, फिर यूनिट्स की अलग एडजस्टमेंट दी, प्राइस की अलग एडजस्टमेंट दी, तो यहाँ पे कैश और क्रेडिट में सब डिवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। हमने क्या करना है? सब डिवाइड करना है। गैस कीजिए, सोचें, सब डिवाइड क्यों करवा रहा है? आगे चल के कोई ना कोई एडजस्टमेंट होगी, कैश सेल्स की अलग और क्रेडिट सेल की अलग होगी। यहां पे 30%, 7500 है, 7500 एरो निकालें दो, एक आ गया 30%, एक आ गया 70%। फॉलोइंग आर प्रोजेक्शन टू बी यूज, सेलिंग प्राइस वुड बी रिड्यूस्ड बाय 5%। किसकी? कैश की के क्रेडिट की के दोनों की? पक्का? फिर से देख के ध्यान से पढ़ लें, पक्का है दोनों की? अगर कहता क्रेडिट प्राइस डिक्रीज होगी, तो अगर कहता कैश की होगी, ओके। फर्दर क्रेडिट पीरियड ऑफर टू कस्टमर वुड बी रिड्यूस फ्रॉम 45 डेज टू 30 डेज। एज ए रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ कैश एंड क्रेडिट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% एंड 5%। अब ये क्या बता रहा है? ये इन्फ्लेशन रेट था, इन्फ्लेशन रेट एक तरह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, ये ग्रोथ रेट है, कैश का अलग, क्रेडिट का। अब पता चला उसने कैश और क्रेडिट 30% 70% अलग क्यों करवाया? अब पता चला क्यों अलग करवाया? क्यों करवाया अलग? क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट अलग थे, उसकी एडजस्टमेंट अलग थी। क्लियर? तो अब जरा कैलकुलेशन करते हैं, इसकी मेरा दिल कर रहा है मैं कैलकुलेशन करूं जरा। क्वेश्चन 6, कैश कैलकुलेशन कैसे होगी सुन लें। कैश सेल्स की पहले करेंगे, क्रेडिट की? फर्क कोई नहीं पड़ता, किसकी करें? क्रेडिट कर लेते हैं। 7500 ये क्रेडिट सेल, ये है सादिक लिमिटेड वाला सवाल। कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्रेडिट सेल्स, फिर कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? 7500 इंटू 0.7, 0.7 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल सेल क्रेडिट सेल में कन्वर्ट हो गई। फिर इन्फ्लेशन से इम्पैक्ट, तो इन्फ्लेशन मल्टीप्लाई किया, इसे हम प्राइस में चेंज को इन्फ्लेशन में कहा करता हूं, आप समझ जाते हैं ना। 0.95, जब हमने इसे 0.95 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? ये इसका सेलिंग प्राइस रिडक्शन का इफेक्ट आ गया। फिर इसके बाद उसने कहा कि जी कैश एंड क्रेडिट सेल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% और 5%। तो अब ग्रोथ का इंपैक्ट क्या आया? 5 इंटू 1.05। और कैश सेल्स का क्या होगा? 7500 इंटू 0.3 से मल्टीप्लाई किया, कैश सेल आ गई। इसका भी प्राइस रिड्यूस हुआ था 5% से 0.95 और हाँ, इसका ग्रोथ रेट डिफरेंट है, 10% है, 1.1। मल्टीप्लाई करें और ऐड कर दे, कि ये भी मैं कर दूं? 75 5236 2351 75, ये है जी आपकी। कोई प्रॉब्लम है इसमें?
यह आपको वार्म अप करवा रहा है कि आपने बड़े क्वेश्चन में इस तरह की कैसे कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है जी। जी मेरा भाई, ऐसे ही काम करवाएंगे तो बस ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ठीक है मेरे भाई, भैया राउंडिंग ऑफ करवाने वाले आइंदा ठीक राउंडिंग ऑफ करवाया करें। अब तेरा बेटा गलती हुई ना राउंडिंग ऑफ में, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ठीक, नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती है। गलत बंदे को फॉलो करना भी हमारी गलती होती है। क्वेश्चन 6 में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन 7 पे आइए। क्वेश्चन 7 की कैलकुलेशन कीजिए, अभी करें, अभी करें, अभी। 100% 3000 है, सारी की सारी क्रेडिट सेल्स है 100%। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो 30% से, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कैश सेल्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 2%। इट इज एस्टिमेटेड दैट 20% ऑफ द कस्टमर वुड अवेल द डिस्काउंट। यानी कैश सेल्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं 2% की। अगर कैश पे कर देंगे ना, एग्जिस्टिंग सिर्फ क्रेडिट सेल की पॉलिसी है। अब कह रहे हैं अगर जो जो कैश में अभी फौरी पेमेंट कर देगा उसे 2% डिस्काउंट भी मिलेगा। इस साल उन्होंने कैश सेल भी अनाउंस कर दी, लेकिन इंसेंटिव देने के लिए क्या किया? 2% डिस्काउंट दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ अब इस साल में भी, पिछले साल सारी क्रेडिट सेल थी, इस साल कुछ क्रेडिट सेल है, कुछ कैश सेल। एग्री करते हैं? 80% क्रेडिट सेल है, 20% कैश सेल है। सही कह रहा हूं? अब देखें इस साल, अब ये कौन से वाला क्वेश्चन है? लोटस वाला क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 लोटस। अब इसमें भी क्रेडिट सेल भी है और कैलकुलेशन जरा देखिए, नंबर्स के पीछे मैसेज पढ़ना है आपने। क्रेडिट सेल इस साल की कितनी होगी? पिछले साल थी 3000, इस साल बढ़ी 30% से 1.3, लेकिन इसका 80% है क्रेडिट सेल। और चूंकि रेगुलर प्राइस पे है तो उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 1 ही कर लें या ना भी करें। जो कैश सेल्स है वो कितनी है? पिछले साल 30,000, उस 3000 उसका 1.3 30% इंक्रीज, उसका 20% ये कैश सेल, लेकिन इसको डिस्काउंट भी दिया है। याद रखें जब भी लेंथी कैलकुलेशन करनी है एक एक फिगर का पता होना चाहिए ये क्या है और हम इसे क्यों मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। ये 1.02 है तो वो क्यों है, 0.98 है तो वो क्यों है। देखें समझ आती है कैलकुलेशन? इस कैलकुलेशन को पढ़ के इसके पीछे मैसेज समझ रहे हैं? पिछले साल की सेल, इस साल की टोटल सेल, इस साल की क्रेडिट सेल, पिछले साल की टोटल सेल, इस साल की टोटल सेल, इस साल की कैश सेल्स, इस साल की कैश सेल्स आफ्टर डिस्काउंट। ये आपने इंटरप्रेट करना है। ये इंटरप्रेट, इसके बगैर फिर कंसेप्ट बिल्ड नहीं होता। कितने फिगर आई? 3120 और 76 4.4। आंसर 3884.4। ये 4 इसके साथ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सेल्स बजट बनाने के काबिल हो गए हैं? लिखे ये लाइन, मैं सेल्स बजट बना, आज मैं सेल्स बजट बनाने के काबिल हूं। हाँ। लिखे 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 ताकि पता चले हम क्या क्या चीज सीखते जा रहे हैं। अब हमने क्या सीखना है? प्रॉफिट लॉस बजट बना सीख रहे हैं ना।
तो सेल्स के बाद क्या सीखना है अब? कॉस्ट ऑफ सेल का बजट बनाना। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स तो दो तरह की होती है, ट्रेडिंग बिजनेस की अलग, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अलग। ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या फार्मूला होता है ट्रेडिंग बिजनेस? ये आपने कितना अहम फार्मूला कहां सीखा? अकाउंटिंग में। फिर से बताए, ट्रेडिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। यही फार्मूला होता है ना, यही फार्मूला रखना है सीधा, ठीक है? इसको क्लोजिंग माइनस परचेजेस प्लस ओपनिंग वगैरह रिवर्स करने की जरूरत नहीं, ठीक है? और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो फिर क्या फार्मूला होता? फिर होता मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ये इतना तीन खत्म नहीं हो जाता, आगे चलता है। प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां पे भी खत्म नहीं हुआ, जो इतना नहीं होता। ये जो ऊपर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप मुझे लिखवा गए हैं एक ही लाइन आइटम, हाँ जी, वो ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग ऑफ फिनिश गुड नहीं, क्लोजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। तीन तरह का स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। हाँ शाबाश, रॉ मटेरियल वर्क, अच्छा वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड इन्वेंटरी रॉ मटेरियल, ये कौन सी तरतीब थी? तरतीब या तो सीधी तरतीब रखें या उल्टी रखें। सीधी रखनी है तो ओपनिंग रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड, उल्टी रखनी है तो फिनिश गुड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। लेकिन ये वर्क इन प्रोसेस फिर फिनिश गुड फिर नहीं, ठीक कंसेप्ट ठीक है, नहीं कैलकुलेशन ठीक है, कंसेप्ट थोड़ा आगे पीछे सीक्वेंस होगा। हमें सीक्वेंस के साथ कंसेप्ट पसंद है। तो रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोसेस फिनिश, लेकिन बजटिंग में अमूमी तौर पे वर्क इन प्रोसेस नहीं होगा, तो वर्क इन प्रोसेस को 0-0 कर देंगे। जब वर्क इन प्रोसेस को 0-0 कर देंगे तो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी। ये आपको, ये तो नहीं पता होगा आपको कि अगर वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग क्लोजिंग 0 होना तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाती है ना? लेकिन ये तो हमने आज पढ़ना ही नहीं, हमने तो आज पढ़ना है, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाना सीखना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स दो तरह की होती है, एक ट्रेडिंग की, एक मैन्युफैक्चरिंग की। हम तो सिर्फ ट्रेडिंग की सीख रहे हैं। तो ट्रेडिंग बिजनेस की कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके सामने एक फॉर्मेट रखने जा रहा हूं, आपने मुझे बताना है ये फॉर्मेट ठीक है कि गलत है। गलत है तो उसमें गलती भी बतानी है। हर चीज जो मैं बनाऊं जरूरी नहीं गलत हो, कुछ कोई सही भी हो जाती है। क्या गलती है इसमें? बता मेरा, क्या गलती है इसमें? नेगेटिव नहीं लगाया, शाबाश, अब लगा लो, अब लगा लो। आपने लगाया? लगाया? ओपनिंग स्टॉक देखें, ये कॉस्ट ऑफ सेल है किसकी? ट्रेडिंग। आज हमने ट्रेडिंग की कॉस्ट ऑफ सेल सीखनी है, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं सीखनी। स्टेप बाय स्टेप चलना है। कल सेल सीखी, आज कॉस्ट ऑफ सेल्स, आज कॉस्ट ऑफ सेल ट्रेडिंग सीखी, कल क्या सीखेंगे? कल कॉस्ट ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चरिंग की सीखेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल ट्रेडिंग फार्मूला क्या है? इतना छोटा, इतना छोटा, इतना नजर ही नहीं आ रहा। इसको अभी हम कर देते हैं। एक ये ले, ये फॉर्मेट, ये देखे, आगे इसी तरह महीने आगे चलते जाएंगे। फॉर्मेट सेल्स, आगे लिखा हुआ है गिवन, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में दिए होंगे, क्वेश्चन में दी होगी सेल्स
फिर नीचे है कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये फार्मूला। देखिए 3 चीजें हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, जिस लफ्ज पे गौर करो उसी पे करना है, गौर करना है, आगे पीछे लफ्ज छोड़ देने हैं। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इधर ये माइनस ब्रैकेट लगा दे भाई, यही फार्मूला होता है। पक्का यही है। तो ये जो फिगर आई है ये कैसे आई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये ठीक है, प्लस ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्लियर? अच्छा मुझे बताएं, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, ऐसा ही है? ओके, A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू डी। 3 फिगर दूं, 4th वाली कैलकुलेट कर लेंगे आप? और अगर मैं आपको ये 2 फिगर और ये दूं, ये कैलकुलेट कर लेंगे? और अगर ये 2 और ये दूं, ये कैलकुलेट कर लेंगे? और अगर ये 2 और ये फिगर तो ये कैलकुलेट कर लेंगे? यानी कोई से भी 3 फिगर से 4th कैलकुलेट हो जाएगी। लाजमी तो नहीं कि एडलेस करके कॉस्ट ऑफ सेल्स ही कैलकुलेट हो। अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है तो एडलेस करके क्या परचेजेस कैलकुलेट हो सकती हैं? फिर से बताइए, क्या लाजमी है कि हमेशा ओपनिंग ऐड परचेजेस माइनस क्लोजिंग करके ही कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होगी, या अगर कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स अलग से दी हुई है तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके परचेजेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं? ये रिवर्स इंजीनियरिंग आती है आपको? यदि कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हो, क्लोजिंग स्टॉक दिया हो, ओपनिंग स्टॉक दिया हो, परचेजेस कैलकुलेट कर लेंगे? कर लेंगे। कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स दी है, रिवर्स वर्किंग से, उसे रिवर्स वर्किंग ना कहें, ऐसे लगता है जैसे छोटा, रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करेंगे? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें क्या करना है? ऐड करेंगे क्लोजिंग, माइनस करेंगे ओपनिंग, तो आ जाएगी परचेजेस। ये चीज क्लियर? ओके। अब लेकिन सोचें जरा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से आएगी भला? कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, उसने डोर का सिर्फ एक सिरा दिया होगा। भाई क्यों तुझे इंजीनियरिंग के दुख याद आ गया मेरा? भाई छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया। सीए में आ गया, अल्लाह का शुक्र अदा कर, इधर मेहनत कर, वरना ना बाद में LLB करता फिर। ये देख, कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से आई? कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां से आई? कॉस्ट, हाँ, उसने सिर्फ डोर का एक सिरा दिया होगा, सेल्स। हमने सेल को लपेटना शुरू करना है। सेल से पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे, सेल से पहुंचेंगे कॉस्ट ऑफ से, कॉस्ट ऑफ सेल से पहुंचेंगे परचेजेस पे, परचेजेस पे पहुंचेंगे क्रेडिटर पे, क्रेडिटर से पहुंचेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर पे। क्लास में कोई स्टूडेंट बता सकता है परचेजेस से क्रेडिटर पे कैसे पहुंचेंगे? टी अकाउंट बना के? गलत। कैश और चेक, ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से। शाबाश शाबाश। इतना आई कैप इजी पेपर नहीं बनाएगा कि टी अकाउंट दे के तो वो फिगर दे, ना 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 ना। तो ये शाबाश शाबाश शाबाश। लेकिन ये काम हम प्रॉफिट लॉस बजट में नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट लॉस बजट में कैश पेड आएगा ही नहीं। ये चीज सेल्स गिवन है, सेल्स गिवन है। अब देखिए डोर का सिरा, सेल से एक तरफ निकलवाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स से निकलवाएगा परचेजेस, परचेजेस से निकलवाएगा क्रेडिटर के बैलेंस, क्रेडिटर के बैलेंस से निकलवाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स। ये तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख, सेल डोर का सिरा क्या है?
सेल्स, सेल से निकलवाएगा डेटर्स, डेटर का बैलेंस, डेटर के बैलेंस से निकलवाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। और ये अब मुझे बताइए सेल से हम कैसे डेटर का बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं? टर्नओवर रेशियो से। शाबाश, ये तो मुझे भी पता है। अगला सवाल मुझे ये तो बता दिया था पहले, मुझे बेवकूफ समझते हो? वही सवाल दोबारा पूछ के तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला सुनाओ। नहीं नहीं, ये याद है, इसने बताया, इसने बताया। डेटर ओवर सेल्स क्या? divided by total sales into 365. डेटर्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल मल्टीप्लाई 365। कोई बात नहीं, 25 रुपये। नहीं नहीं, डेटर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय 3 से भाई ठीक है। लेकिन ये काम तो हमने आज करना ही नहीं, क्योंकि आज तो हमने सीखना है सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स। आज हमने कोई कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर थोड़ा ही सीखना है। नहीं 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 नहीं, ये तो बाद में कभी सीखेंगे। आज सिर्फ हमने कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन क्वेश्चन में करवाएगा हमसे रिवर्स इंजीनियरिंग। वो कैसे? सेल्स देगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला दे देगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला कैसे देगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स जैसे कहेगा गुड्स आर सोल्ड, नहीं बोलेगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 30%। यस सर। तो इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 30% ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी? 70%। ये मार्जिन मार्कअप आपने सीखा हुआ है? क्योंकि जो जीपी रेशियो होती है ना, परसेंटेज प्रॉफिट पर, वो कभी कॉस्ट पे होता है, कभी सेल प्राइस पे होता है। शाबाश, अभी कैलकुलेट करें फिर। सेल है 30,000, सेल्स है 30,000, गुड्स आर सोल्ड ऑन मार्जिन ऑफ 20%। गुड्स आर सोल्ड एट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20%। 24,000 क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये चीज 24,000 क्या है भाई? मार्जिन 20% है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 80% होगी। 80% इंटू 30,000 24,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? इधर क्या लिखेंगे? इधर 30,000 होगा, इधर क्या लिखेंगे? 24,000, और इधर लिख देंगे सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.8। वर्किंग नहीं दिखानी, वर्किंग भी तो दिखानी है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कह दे गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 20%, मार्का कैलकुलेट करें कॉस्ट ऑफ सेल्स। 30,000 डिवाइडेड बाय 1.2, याद है? नहीं याद? 25,000। शाबाश। ऊपर आएगा 30,000, इधर 25,000, इधर क्या आएगा? 30,000 डिवाइडेड बाय 1.2 नहीं, सेल्स डिवाइडेड बाय 1.2, क्योंकि आगे दूसरे सालों की तो होगी, हम हर साल की थोड़ी लिखेंगे। सेल्स लिख देंगे, जेनेरिक फार्मूला आ जाएगा। और ठीक है ठीक है ठीक है भाई, कुछ कुछ समझ आया? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का बजट कैसे बनेगा? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर वो कहाँ आएगी? उसने जीपी रेशियो दी होगी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दी होगी। वो सम टाइम सेल्स की परसेंटेज होती है, सम टाइम कॉस्ट प्लस में होती है, मार्जिन मार्कअप। उससे कैलकुलेशन कर लेंगे। ये हजारों दफा बल्कि लाखों दफा कैलकुलेशन आप पीआरसी में कर चुके होंगे। कॉस्ट काउंटिंग में भी की, फाइनेंशियल काउंटिंग में भी की, FR1 में भी की, FR2 में भी की, फिर भी समझ नहीं आई क्या? आ गई? आगे। ओके ओके। ये हुआ कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे आएगा? अगला सवाल ये है, मसले के आगे मसला है। सेल से कॉस्ट, हमने पहुंचना परचेजेस के ऊपर।
सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गए हैं। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आए? इन्वेंट्री पॉलिसी क्वेश्चन में दी हुई, जैसे जीपी रेशो दिया होता है ना क्वेश्चन में, जीपी रेशो किस काम आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने। फिर लिखें क्वेश्चन में जीपी रेशो दिया होगा, जीपी रेशो किस काम आता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन में जीपी रेशो दी होगी, जीपी रेशो किस काम आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी लिखें क्वेश्चन में जीपी रेशो दी होगी, जीपी रेशो किस काम आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन में जीपी रेशो दी होगी, जीपी रेशो किस काम आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। जब तक सारे नहीं लिखेंगे तो बोलता रहूँगा। क्वेश्चन में जीपी रेशो दी होगी, जीपी रेशो किस काम आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन में जीपी रेशो दी होगी, जीपी रेशो किस काम आती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। लिख लिया? अच्छा चले आगे चल। अब देखिए, अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गए, हम सेल से कॉस्ट ऑफ सेल पे पहुंच गए। कॉस्ट ऑफ सेल अगला स्टेप है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना। क्वेश्चन में इन्वेंट्री लेवल दिया होगा, इन्वेंट्री लेवल किस काम आता है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन में इन्वेंट्री लेवल दिया होगा, इन्वेंट्री लेवल किस काम आता है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन में इन्वेंट्री लेवल दिया होगा, इन्वेंट्री लेवल किस काम आता है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन में इन्वेंट्री लेवल्स दिए होंगे, इन्वेंट्री लेवल किस काम आते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए। ओ बहन जी, ये कौन से वाला भला हम कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल आज? ट्रेडिंग के। तो ट्रेडिंग में तो रॉ मटेरियल होता ही नहीं है, ट्रेडिंग में रॉ मटेरियल होता ही नहीं है। क्वेश्चन में इन्वेंट्री लेवल दिया होगा, इन्वेंट्री लेवल किस काम आता है? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने। अच्छा, इन्वेंट्री लेवल पता है क्या दिया? अब यहाँ पे ऐसी बात बताऊंगा, ऐसी आप उछल पड़ेंगे, उछल पड़ेंगे। अब ये देखिए, ये इन्वेंट्री लेवल कैसे दिया होगा? Inventory level is maintained. It is company's policy to maintain stock at the rate of 50% of next period sales. It is company's policy to maintain a stock level of 50% of next period sale. कभी 60% बोल देगा, कभी 70 बोल देगा, कभी 80 बोल देगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? नंबर में क्या रखा है? फार्मूला याद है हमें, तो नंबर कोई भी दे दे। मैं समझ आई क्या पॉलिसी है? पॉलिसी सुनाओ। इट इज कंपनीज पॉलिसी टू मेंटेन इन्वेंट्री लेवल ऑफ, टू मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 50% ऑफ नेक्स्ट पीरियड सेल। यानी कंपनी अंदाजा, ये अच्छी मैनेजमेंट है, कंपनी अंदाजा लगाती है भाई अगले महीने कितनी सेल होगी, जितनी सेल होगी वो इसी में मेंटेन कर लिया, ताकि अगले महीने तंगी ना हो। ये ना अगले महीने पहली तारीख को स्टॉक हो ही ना, कस्टमर आ जाए, तो थोड़ा बहुत 50% स्टॉक मेंटेन करें, 50% अगले महीने मंगवा लेंगे। मैं ठीक है, इस पॉलिसी से खुश है? अब सुने, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है ना आपने, तो आपके जहन में क्या आ रहा होगा? कैसे कैलकुलेट होना है? क्लोजिंग कैसे कैलकुलेट होगा? 50% को किससे मल्टीप्लाई करना है? नेक्स्ट ईयर की सेल से। 50% किससे मल्टीप्लाई करना है? 50% से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर की सेल से। गलत, बजटेड सेल से गलत, नेक्स्ट पीरियड की सेल से गलत, एक्चुअल सेल से गलत। अच्छा सही, आप अब बताएंगे। नेक्स्ट ईयर की बजटेड सेल से गलत, नेक्स्ट ईयर की बजटेड सेल की परसेंटेज से गलत लग रहा है। अगले साल की ओपनिंग
रॉ मटेरियल नहीं है इधर, ग्रोथ दिया बजटेड यूनिट से। नेक्स्ट देखिए बजटेड यूनिट से, गलत। नेक्स्ट पीरियड बस कर दे, बता देता हूं। नेक्स्ट पीरियड की कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ऐसे नहीं कहा था उछल पड़ेंगे। ये आप फेल नहीं हुए, आपके काउंटिंग के टीचर फेल हुए हैं, जिन्होंने आपको आज तक यही नहीं बताया कि स्टॉक एट कॉस्ट होता है, एट सेल प्राइस नहीं होता। नहीं सिखाया ना उन्होंने, मुझे सिखाना पड़ रहा है। सिखाया था, उन्होंने सिखाया था, तो आप क्यों भूल गए? आपको इतना नहीं याद रहा कि जो स्टॉक होता है वो एट कॉस्ट होता है। अगर उसने कहा अगले साल जितनी सेल होगी, तो इसका मतलब है कॉस्ट मेंटेन करते हुए, इन्वेंट्री लेवल मेंटेन करते हुए सेल प्राइस का बैलेंस चाहिए कि कॉस्ट का चाहिए? कॉस्ट का चाहिए। कॉस्ट तो लिखे स्टॉक इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, लिखे स्टॉक इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट। अब ये सजा के तौर पे 3 दफा लिखे, 3 दफा, भूल गया आपको इतना बेसिक कंसेप्ट। स्टॉक इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, स्टॉक इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, स्टॉक इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, स्टॉक इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना, 3 दफा लिखें। चले ज़बानी 3 दफा दोहरा लें। अब सुने, अब फिर आपके अकाउंटिंग, इसमें तो चले आपने बता दिया कि अकाउंटिंग के टीचर का कसूर नहीं आपका। अब फिर इम्तिहान आपके अकाउंटिंग के टीचर का। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ज़हन में रखेंगे क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक, कहां से आया? ये क्लोजिंग स्टॉक कहां से आया? सेल्स ही शुरू से, सेल्स से निकाला, फिर ये सेल्स से निकाला कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर ये सेल्स से निकाला कॉस्ट ऑफ सेल। बेट क्लियर? ये क्लोजिंग स्टॉक कैसे आया? अगले महीने या पीरियड की सेल से या कॉस्ट ऑफ सेल से? कॉस्ट ऑफ सेल से। ये क्लोजिंग स्टॉक कहां से आया? अगले महीने पीरियड की कॉस्ट ऑफ सेल से। ये क्लोजिंग स्टॉक कहां से आया? अगले पीरियड की कॉस्ट ऑफ सेल से। ये क्लोजिंग स्टॉक कहां से आया? अगले पीरियड की कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ये ओपनिंग स्टॉक कहां से आया? शाबाश, पास। पिछले के, यानी ये आपने पढ़ा हुआ है, इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने का ओपनिंग होता है, ये पढ़ा हुआ है। इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने का ओपनिंग का पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है हमने सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट कर ली, कॉस्ट ऑफ सेल्स से क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिए, क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट कर लिए। तो बाकी क्या रह गया? बैलेंसिंग फिगर, और वो क्या होगी? परचेजेस। तो परचेज भाई बजट बन गया कि नहीं? यही तीनों चीजें थी, और क्या करना था? फिर से सेल्स की फिगर क्वेश्चन में दी होगी, हमने क्वेश्चन में नहीं भी दी तो कैलकुलेट कर लेंगे, कल क्वेश्चन कम किया हमने। सेल से क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल से क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक से क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग स्टॉक। अब ये कौन सी फिगर कैसे कैलकुलेट होगी? क्लियर? और ये इसी तरतीब से कैलकुलेट करना है, तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। फॉर्मेट बना के सबसे पहले सेल्स, फिर सेल से कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स सारी फिट करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सारे लिखने के बाद ओपनिंग स्टॉक, और फिर एंड पे
बैलेंसिंग फिगर जो क्या होगी, पर ये हमारा तैयार कॉस्ट ऑफ सेल। इतनी बात थी, कुछ को समझ आया? Yes, sir. अब जरा अटेम्प्ट भी करते हैं ना इसको, ठीक है? क्या कह रहा है एग्जाम्पल 1। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, कैलकुलेशन ये घर जाके पढ़ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगी आपकी। ये भी सारी बातें मैंने बता दी आपको, ठीक है? हाँ, ये पॉइंट्स टू नोट क्या कह रहा है, ये पॉइंट लगता है बॉक्स में उसने पॉइंट टू नोट का है, ये कोई काम की बात बताएगा। इफ नेक्स्ट मंथ इज नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन, इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक विल बी कैलकुलेटेड ऑन। ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी, ये जब आप 4-5 सवाल करेंगे ना, उसके बाद समझ आएगी कि ये क्या कह रहा है, इसके बाद समझ आएगी कि ये क्या कह रहा है, ठीक है? अभी इसको आप इग्नोर कीजिए। हाँ, ये क्या कह रहा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ दिस ईयर इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर। चलिए वापस है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या, ये इसकी बात नहीं, इसको इग्नोर करें, इसको इग्नोर करें, इसको इग्नोर, ये कुछ भी नहीं है, ये बाज़ औक़ात होगा सेम ईयर से कैलकुलेशन हो जाएगी, वो बाद में करेंगे हम। इसको अब नहीं सोचना आपने भी। मुश्किल सा सवाल ढूंढते हैं, कौन सा मुश्किल सा? हाँ, ये टेनिस ट्रेडिंग वाला, टेनिस ट्रेडिंग वाला नजर आ रहा है? क्वेश्चन 9 जरा कीजिए, आप भी कीजिए, मैं भी करता हूं, देखते हैं पहले कौन करते हैं। नहीं, करे नहीं, अभी क्लास में करना। भाई कह रहा था सर खुद किया करें, हमारे सामने स्क्रैच से कैसे करवाओ। चले उल्टा सीधा आपने गुजारा कर लेना, ठीक है? भाई कह रहे थे सर 0 से शुरू करवाया करें ताकि हमें पता चले, तो ठीक है। कितने साल है? तो ठीक है, कितने साल हैं इधर? महीने 1 सितंबर है, अक्टूबर, इनकॉर्पोरेटेड सितंबर है, अक्टूबर। टेनिस ट्रेडिंग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 सितंबर 2018 एंड वुड स्टार्ट ट्रेडिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018। यानी ट्रेडिंग का मतलब जो सेल वगैरह होगी अक्टूबर। As part of planning and budgeting process, management has developed the following estimates. Projected sales for October is ₹12 million. इन 1000 में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। The sales would increase by ₹2.5 million per month till January. इसका मतलब है नवंबर की कितनी होगी? 12 प्लस 2.5। दिसंबर की कितनी होगी? 14.5 प्लस 2.5 17, और फिर आगे 2.5 ऐड होती जाएगी। फ्रॉम फरवरी एंड ऑनवर्ड सेल वुड बी 25 मिलियन पर मंथ। हर महीने की सेल्स दे दी उसने। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी 30%। इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी कि डिवाइड करके? मल्टीप्लाई, 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ से। प्रॉफिट मार्जिन 30% है तो कॉस्ट क्या होगा? 70%। इसको 0.7 से मल्टीप्लाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, ये सेल्स है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है। फिर क्या कह रहा है? TTL would maintain inventory at 80% of projected sale of following month up to December 2018 and thereafter 85%। अब इन्वेंट्री लेवल इसलिए सिलेक्ट किया, इन्वेंट्री लेवल ही चेंज कर दिया उसने दरमियान में। 80% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल ऑफ द फॉलोइंग मंथ।
अब स्टार्ट करते हैं महीने, टोटल कितने आगे हमारे पास? एंडिंग नहीं दी इसने, फरवरी तक बना लेते हैं। फरवरी है, मार्च तक बना लेते, फरवरी तक बना लेते हैं। फरवरी फरवरी ये आ गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। चलिए थोड़ा बहुत चलता है, इसको ऐसे कर लेते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। भाई ठीक है, ये यहां पे क्या लिखना है अब? सेल्स। ट्रेडिंग को अंडरलाइन करें, बहुत अहम लफ्ज है। कैसे अहम लफ्ज है? कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट बताया, इस एक लफ्ज ने आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मेट बताया है कि ट्रेडिंग बिजनेस है, रॉ मटेरियल इसमें आएगा? क्यों नहीं आएगा? मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। कैसे पता चला मैन्युफैक्चरिंग नहीं है? ट्रेडिंग है। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, जो कि अमूमी बैलेंसिंग फिगर होती है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। डोर का सिरा क्या है? सेल्स। अक्टूबर की सेल कितनी है? 12 मिलियन। सितंबर की भी बना देते तो कोई लिहाजा तो जीरो था, 12 चले, ठीक है। 12 मिलियन भाई, ठीक है, ये 12 मिलियन। फिर इसके बाद नवंबर की 2.5 कितना हो गया? 14.5 मिलियन, 17 मिलियन। और जनवरी क्या कह रहा था? टिल जनवरी। जनवरी भी 2.5 से होगा, 19.5। और फरवरी से ऑनवर्ड यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये डोर का है, सिरा आ गया, अब सुकून है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी 30%। इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फार्मूला क्या होगा? नहीं, यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट होगी? डायरेक्ट इंजीनियरिंग से कि रिवर्स इंजीनियरिंग से? कॉस्ट ऑफ सेल्स एड लेस करके होगी कि फार्मूला सेल्स? ये क्या लिखवाया था? ये ग्रॉस प्रॉफिट फार्मूला किस लिए दिया है? ये ग्रॉस प्रॉफिट फार्मूला किसने दिया है? कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए। तो ग्रॉस 30% ऑफ सेल्स, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी? सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.7। भाई सही है कि गलत है? सही है। तो मल्टीप्लाई करें। कोई प्रॉब्लम भाईजान? कंफ्यूजन का क्यों शिकार है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें।
क्या मसला है मुझे बताएं। सेल्स कैसे आई, क्लियर है? ये कैसे आया, ये मसला है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वुड बी 30%। क्लोजिंग स्टॉक तो अभी कैलकुलेट ही नहीं किया मैंने निकाला बोले ओ भाई, ठहर जाना ऐसे क्लोजिंग स्टॉक पे, फिर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की वजह से सोचा परेशान होगा। तो 30% मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी 70%। तो सेल्स का 70% कितना आया, 12,784, 8400। नवंबर में सेल्स का 70%, 10150। दिसंबर में 17,000 का 70%, 0.7, 11900। जनवरी में सेल्स का 70% कॉस्ट ऑफ सेल्स 13650। अच्छा एक मिनट रुक के सोचे, फरवरी में कहीं जीपी रेशो चेंज तो नहीं हो गई? पक्का फरवरी में जीपी रेशो चेंज तो नहीं हो गई? पक्का 30%। ये फार्मूला हर पीरियड में है। अगर आगे चल के किसी क्वेश्चन में उसने कह दिया कि ये चेंज करके अब हमने 20% कर दिया है, तो उसमें 20, बाकियों में 30% लग जाएगा, उधर से 20% आ जाएगा। लेकिन इसमें चेंज नहीं हुआ। 25,000 का 70%, 17500। कोई प्रॉब्लम? सेल्स हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। अब क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक का उसने क्या पॉलिसी दी है, TTL inventory at 80% of projected sale of following month, projected sale of following up to दिसंबर, दिसंबर तक, यानी दिसंबर तक का मतलब दिसंबर समेत, दिसंबर तक का मतलब दिसंबर समेत। तो बताइए, छुट्टियां, ईद की छुट्टियां 12 तारीख तक हैं, इसका मतलब आप क्या समझते होते हैं, 12 को छुट्टी है। वैसे वैसे नहीं, कॉलेज अनाउंस करेगा, मैं तो वैसे ही रैंडम डेट आई मैं बोल दी। 80% ऑफ प्रोजेक्टेड सेल ऑफ फॉलोइंग मंथ। तो क्लोजिंग स्टॉक का, ये क्लोजिंग स्टॉक है कि ओपनिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, 80% ऑफ अगले महीने की प्रोजेक्टेड सेल। तो क्लोजिंग स्टॉक होगा 80% ऑफ अगले महीने की प्रोजेक्टेड सेल। कॉस्ट ऑफ सेल, इधर तो सेल्स लिखा हुआ है, तो हमें पता है स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, कॉस्ट, शाबाश। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, इज इक्वल टू नेक्स्ट मंथ्स कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 0.8, और आगे 0.85 भी लिख दिया, ताकि जहां पे 8 है वहां पे 0.8 पढ़ ले, जहां पे 85 है, बदल जाता है ना। तो ये कैसे होगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का लेवल क्या है, अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80%। ये क्लोजिंग स्टॉक का फार्मूला क्या है, अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% क्या आता है, 8120। नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक दिसंबर के महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80%, 9520। दिसंबर के महीने का क्लोजिंग स्टॉक जनवरी के महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80%, 10920।
जनवरी के महीने का क्लोजिंग स्टॉक फरवरी के महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 85%। अब पता चला 0.8 का 14875। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसा उसने बोला वैसे ही हमने कर दिया, कोई इशू। अभी नहीं, अभी तो बाद में है, मैं तो इसलिए भूल ना जाऊं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका तो कैलकुलेट ही ना कर सकते, आगे दिया नहीं हुआ। आगे 25 था, चलो वो भी कर दें 14। हाँ, क्योंकि अगले महीने की सेल सेम है, कॉस्ट ऑफ सेल सेम है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का 85% भी सेम ही होगा। 14875। मसला ये नहीं था। पहले मुझे बताइए, अब ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चलेगा? इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक, अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक, इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक, अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक, इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक, अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक, इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक, अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक। यहां तक कोई प्रॉब्लम? प्राइस मिला है पहले कि नहीं? प्राइस मिला है कि नहीं? पहले मिला है। कितने स्टॉक का ख्याल है? 0। कितनों का ख्याल है कोई आएगा? उसकी पॉलिसी है स्टॉक मेंटेन करना है अगले महीने का। आएगा तो सही। आएगा कैसे? कैसे? सितंबर के कॉस्ट ऑफ सेल से क्लोजिंग स्टॉक। सितंबर में तो कोई सेल हुई नहीं है। एक मिनट है, फीमेल साइड से किसी को प्राइस मिला आज? चलें थोड़ा जी बताया। एक मिनट है, आहिस्ता 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 1 स्पीड पे, रेगुलर 1। किसका? अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल? अक्टूबर की? किस सितंबर की? अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, और पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक है वो इसका ओपनिंग हो जाएगा। क्या आती है अमाउंट कैलकुलेशन? 6720। क्या 6720 ही है? ये खास तौर पे कैलकुलेशन नोट करनी है आपने। 6720 कैसे आया? शाबाश शाबाश शाबाश, ये ले शाबाश। 67, ये आपको पता चला कैसे है ओपनिंग? ये 2-3 क्वेश्चंस में आपने ये भूल जाना है, फिर दोबारा सुन लें। रूल ये है कि हर महीने क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80% है। तो इसका मतलब है सितंबर के महीने का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? अक्टूबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स का 80%। वो कैलकुलेट कर लिया, और जो सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक है वो अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक है। फिर से बता दूं, फिर से बता दूं, किसी भी महीने, कैलकुलेटर पकड़े, किसी भी महीने का क्लोजिंग स्टॉक कैसे आता है? पॉलिसी क्या है? आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स है नहीं, अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स से मल्टीप्लाई कर दो। सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करें। नहीं उनको भाई को करने दें। कैसे आया?
अबे तू लाना उसको करने दे। हाँ भाई 8400 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया तो करना 866720 ये सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक आ गया और यही अगला ओपनिंग स्टॉक हो गया। क्लियर? अब सबसे मुश्किल काम परचेजेस की फिगर करें कैलकुलेट। बैलेंसिंग फिगर इसके साथ हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। कैसे आई बैलेंसिंग फिगर जी? 9800 11,550 13,300 15,050 16,050 के 15 15 के 16 15 15,050 179 2 दफा 5 ये भी गलत है। भाई की काश पास है। अच्छी बात, अच्छी बात। 17605 17500 क्लियर? पहले किया क्विक राउंड अप। सेल्स गिवन थी, उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दी थी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की मदद से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट की। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जब कभी बजटिंग के क्वेश्चन में होगी, इसका एक ही मकसद है, क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करना। कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया। वो कैसे किया? इन्वेंट्री लेवल फार्मूला दिया था उसने, इन्वेंट्री लेवल पॉलिसी से। बजटिंग के क्वेश्चन के अंदर जब कभी इन्वेंट्री लेवल पॉलिसी दी होगी, इन्वेंट्री की स्टॉक पॉलिसी, उसका मकसद सिर्फ एक होता है, क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना। हमने उसकी स्टॉक पॉलिसी जो कि 80% ऑफ नेक्स्ट मंथ कॉस्ट ऑफ सेल्स था, उससे हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते गए। फिर इसके बाद ओपनिंग स्टॉक इजी है। वो कैसे? इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक अगले का ओपनिंग स्टॉक है, कैलकुलेशन करते गए। कभी कभार ये वाला ओपनिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है? ये बेसिकली आता कैसे है कि एक महीना पिछली कैलकुलेशन कर लें, वो क्लोजिंग स्टॉक किस महीने का कैलकुलेट कर लें, वो इधर ओपनिंग आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर परचेजेस आ गई। क्लियर? कर लिया आपने ट्रेडिंग, कोई प्रॉब्लम? चलिए, ये था हमारा ट्रेडिंग बिजनेस का कॉस्ट ऑफ सेल्स। कल हम क्या करने जा रहे हैं भला? कॉस्ट ऑफ सेल्स। मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ा सा आपके लिए लेंथी होगा, लेंथी। अच्छा, एक चीज कल के लेक्चर के एंड पे भी पूछी थी, आज के लेक्चर के एंड पे भी पूछ रहा हूं, कोई ऐसा कंसेप्ट जो आपने इससे पहले कभी ना पढ़ा हो और पहली दफा आज क्लास में पढ़ा हो? सारे पढ़े थे, ऐसा ही है, कोई नया तो नहीं था? रिवाइज ही हुआ ना। बजटिंग में कुछ नया नहीं है, कैलकुलेशंस हैं, कंसेप्ट कोई नया नहीं है, बस उसने कंसेप्ट जोड़े हैं, नया कंसेप्ट कोई नहीं है, ठीक है? कल फिर कल शायद कोई नई चीज आपके लिए आ जाए, क्योंकि कल मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें कल वर्किंग प्रोसेस भी आ जाएगा, शायद आपने पहले ना पढ़ा हो। लेबर भी आ जाएगा, शायद आपको ना पता हो। फैक्ट्री ओवरहेड तो शायद ही किसी को पता हो। ऐसा है क्या? कि पढ़ा हुआ है? चलिए ठीक है।
आज का असाइनमेंट जरूर कीजिएगा। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।